नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। इसमें हम MHD 7 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे और हम इसमें कुछ टॉपिक्स जो है पहले देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.6, जिसमें हम संप्रेषण का सामाजिक परिप्रेक्ष्य इसको समझेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जनजातियों की भाषाएं अविकसित होती है। यह भी माना जाता है कि उनकी भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता। यह भ्रमपूर्ण कथन है। हम संप्रेषण संदर्भ में जानते हैं कि हर भाषा या बोली अपने में जो है स्वायत्त स्वयंपूर्ण व्यवस्था होती है। यह भी हम जानते हैं कि भाषा एक कोड है और उसके संकोडीकरण और विकोडीकरण में जो है निश्चित व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताया गया कि बहुत से जो लोग हैं उनका मानना ये है कि जो जनजातियाँ होती हैं, जनजातियाँ कहते हैं उन लोगों को जो जंगलों या फिर प्रकृति के करीब समूह में रहते हैं। तो ये जो जनजातियाँ होती हैं इनकी भाषाएं पूरी तरह से अविकसित होती है, मतलब कि अधूरी होती है। तो लोगों का ये जो सोच है ये बिल्कुल ही गलत है। लोग ये भी सोचते हैं कि इनकी भाषा में जो है हमारी भाषा की तरह इनकी भाषा का कोई व्याकरण नहीं है। तो ये बात भी जो है ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ भ्रम है, यानी लोगों की एक गलत सोच है। उदाहरण से समझो इसे, जैसे कई बार क्या होता है, हम ये सोच लेते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा अपनी अलग भाषा में कुछ बोल रहा है या फिर कोई अलग बोली बोल रहा है तो उसका कोई नियम नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। हर भाषा का जो है अपना एक नियम ज़रूर होता है। तो ऐसे ही इन जनजातीय लोगों की जो भाषाएं हैं उनका भी अपना व्याकरण और अपने नियम होते हैं। फिर जब हम संप्रेषण के नज़रिए से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, कोई भी छोटी बोली हो, वो सब अपने आप में जो है पूरी तरह से स्वतंत्र और पूर्ण होती है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। भाषा जो है वो एक कोड की तरह काम करती है। कोड का मतलब होता है एक खास तरह का इशारा या फिर संकेत। और जब हम इस कोड को बनाते हैं और दूसरा इंसान क्या करता है, उस कोड को समझता है, तो इसे संकेतीकरण या विकोडीकरण कहते हैं। कोड को बनाना संकेतीकरण और दूसरे इंसान के द्वारा उसको समझना वो विकोडीकरण जो है कहलाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक नियम और एक सिस्टम काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ बोल देता है और वो इस नियम के तहत आ जाएगा। अगर कोड नियमबद्ध ना हो तो किसी भी भाषा में संप्रेषण संभव नहीं हो सकता है। विकसित भाषा में और जनजातियों की भाषाओं में अंतर व्याकरणिक अवस्था के कारण नहीं है, बल्कि संप्रेषण के अन्य साधनों के कारण है। अब यहाँ पे लेखक ने ये बताया कि अगर भाषा के ये जो कोड नियम है तो भाषा के ये कोड नियम से बंधे नहीं होते हैं। दुनिया की किसी भी भाषा में बातचीत करना मुमकिन हो जाता है। लोग जो है वो एक दूसरे की बात समझ पाते हैं इन कोड नियमों की वजह से। फिर यहाँ पे बताया गया कि जो भाषाएं बहुत ज़्यादा विकसित मानी जाती है, जैसे कि जो हम स्कूलों या फिर अपने ऑफिस में बोलते हैं, और जो जनजाति की भाषाएं होती हैं, इन दोनों में जो अंतर होता है वो वही है, वो व्याकरण की वजह से नहीं होता, बल्कि व्याकरण तो क्या है, दोनों में ही समान होती है। जो असली फ़र्क है वो इस बात से पड़ता है कि बातचीत करने के लिए कौन कौन से साधन जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साधन कम या ज़्यादा होने से भाषा में फ़र्क दिखता है, ना कि उसके नियम और व्याकरण की वजह से। आगे देखें, विकसित भाषाओं में हम भाषा के परिमार्जन की योजना बनाते हैं और भाषा में काम करने के लिए सहायक संदर्भ ग्रंथ और साधन जुटाते हैं। समाज भाषा वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को कोड विस्तार की जो है संज्ञा देते हैं। तो जो भाषाएं विकसित होती हैं, यानी कि जिसमें बहुत काम होता है, उसमें हम भाषा को और ज़्यादा साफ सुथरा, सुंदर और बेहतरीन बनाने की जो है प्लानिंग करते हैं। उस भाषा में हम अच्छे से काम करने के लिए क्या करते हैं, कई तरह की किताबों और साधनों को इकट्ठा करते हैं। और समाज जो भाषा वैज्ञानिक है, समाज के जितने भी हमें भाषा वैज्ञानिक देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कोड विस्तार कहते हैं। कोड विस्तार का सीधा सा मतलब है कि भाषा के दायरे को बढ़ाना।
जैसे जब हम क्या करते हैं, कोई नया खेल खेलते हैं तो उसके नियम को और बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक डायरी में उसके नियम जो है नोट करते रहते हैं ताकि खेल जो है वो और अच्छे से खेला जाए। ठीक वैसे ही ये जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो भाषा को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, तरह तरह के साधन जुटाते हैं और भाषा को बेहतर बनाने का काम करते हैं। कोड विस्तार की संज्ञा पर विविध विषयों में भाषा में काम करने के लिए पारिभाषिक शब्द बनते हैं और अभिव्यक्तियों का भंडार जो है एकत्र होता है। इन्हीं सहायक सामग्रियों को हम शब्दकोश, व्याकरण आदि संदर्भ ग्रंथों के रूप में उपलब्ध कराते हैं। यूँ कह सकते हैं कि विकसित और मौखिक भाषाओं के अंतर कोड व्यवस्था के कारण नहीं है, बल्कि कोड विस्तार की प्रक्रिया के कारण है। यह बात सही है कि लिखित भाषाओं में लेखन की दीर्घकालीन परंपरा के कारण कोड विस्तार जो है वो संभव हो पाता है, जबकि भाषा की भाषिक परंपरा में कोड विस्तार नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें ये समझाया गया कि जब इस कोड विस्तार पर काम करना होता है तो जो अलग अलग विषय हैं उनकी पढ़ाई उस भाषा में करने के लिए नए नए खास शब्द जो हैं बनाए जाते हैं। इससे बात को कहने और समझाने के तरीकों का जो है एक बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा हो जाता है और इन्हीं मददगार चीज़ों को बाद में हम डिक्शनरी और ग्रामर जैसी किताबों के रूप में जो है सामने लाते हैं ताकि सब लोग जो है उसे बहुत आसानी से समझ सकें। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भाषाएं विकसित हैं और जो सिर्फ बोलने वाली भाषाएं हैं उनके बीच का जो अंतर है वो भाषा के नियमों के कारण नहीं होता। असल अंतर इस बात का है कि किस भाषा में कोड विस्तार का काम कितना हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिन भाषाओं को लिखने की बहुत पुरानी और लंबी आदत या फिर परंपरा रही है उसमें ये कोड विस्तार बहुत आसानी से हो जाता है। जो भाषाएं सिर्फ बोली जाती है उनकी परंपरा ये कोड विस्तार उसमें जो है हमें कम देखने को मिलता है। कोड विस्तार का मतलब है नए शब्द और किताबें बनाना। आगे देखें। इस दृष्टि से यह भी सही है कि जिन भाषाओं को हम अविकसित कहते हैं उसमें विविध विषयों में काम करने वालों की क्षमता कम होती है। संक्षेप में जनजातियों की भाषाएं उनकी अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम है, लेकिन व्यापक वैश्विक ज्ञानार्जन के लिए जो है उनकी क्षमता कम है। तो ये सब जो अभी तक हमने जाना, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जिन भाषाओं को लोग कम विकसित या अविकसित कहते हैं उसमें अलग अलग विषयों पर काम करने की ताकत जो है वो भले ही हमें थोड़ी दिखाई देती हो, लेकिन जो जनजातियां उस भाषाओं को इस्तेमाल करती है वो अपने रहन सहन, त्योहार और उनकी संस्कृति की बातों को खुलकर बताने के लिए वो भाषा पूरी तरह से सही मानी जाती है। लेकिन अगर हम दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उन भाषाओं में करना चाहे तो अभी उनके पास इतने साधन या शब्द उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ये जो भाषाएं हैं जनजातियों की ये थोड़ी हमें कम क्षमता वाली दिखाई अभी देती हैं। यह भी अक्सर कहा जाता है कि जनजातियों की संस्कृतियां मुख्य धारा से जो है हटी हुई है, लेकिन यह भ्रमपूर्ण कथन भी सुनने में आता है कि जनजातियों की संस्कृतियां दृष्टि से पिछड़ी हुई है। तो अक्सर जो है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो जनजातियां हैं इनका रहन सहन और संस्कृति जो है वो हमारे आम समाज या फिर समाज की जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके साथ ही लोग क्या करते हैं, एक और गलत बात बोल देते हैं कि उनकी संस्कृति बहुत पिछड़ी हुई है जनजातियों की, यानी कि पुरानी और कम समझदार है। तो ये जो सोच है ये पूरी तरह से एक भ्रम है, बिल्कुल गलत सोच है ये। जिस तरह से कोई मानव समाज भाषा विहीन नहीं हो सकता, उसी तरह कोई भी मानव समाज संस्कृति विहीन नहीं हो सकता। अंतर अलग है तो संस्कृति के स्वरूप के सवाल के कारण। आदिम संस्कृतियों व्यक्तियों के व्यवहार के नियंत्रण संयोजक के रूप में काम करती है, लेकिन ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनभिज्ञ होने के कारण यह संभव है कि उनकी कुछ मान्यताएं या कहें विचार तर्क संगत जो हैं वो ना हो। तो यहाँ पे हमें बताया गया जिस तरह दुनिया का कोई भी जो इंसान है वो समाज के बिना
भाषा जो है वो बिल्कुल नहीं बोल सकता, ठीक उसी तरह दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो समाज के बिना संस्कृति भी जो है नहीं समझ सकता। हर समाज का जो है अपना एक रहन सहन, उसके मानने वाले त्योहार और उसके तौर तरीके होते हैं। अगर हमारे और उनके बीच, जनजातियों के बीच अगर कोई फर्क है तो वो सिर्फ संस्कृति के रूप और तरीकों का है, ना कि किसी ऊंचे और नीचे व्यक्ति का। तो इसमें हमें आगे ये भी बताया गया कि ये जो आदिम या फिर कई पुरानी संस्कृतियां होती है, ये वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उठने बैठने और व्यवहार को संभालने व नियम में रखने का जो है काम करती है। ये भी बात सही है कि आज के नए जो ज्ञान विज्ञान है उसकी बहुत सी बातों की जानकारी जो है उन्हें नहीं होती, इसीलिए उसकी कुछ पुरानी या बातें, उनकी जो पुरानी सोच है वो आज के तर्क या लॉजिक के हिसाब से जो है हमें सही नहीं दिखाई देती है। लेकिन इससे किसी संस्कृति को अविकसित जो है नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक ज्ञान विज्ञान के व्यवहार का सवाल है, आदिम संस्कृतियों में भी कुछ ऐसी ज्ञान राशियां हैं जो तथाकथित वैज्ञानिक समाज के पास भी जो है नहीं है। तो सिर्फ इस वजह से जो है हम इनकी पूरी संस्कृति को अविकसित या अधूरा नहीं कह सकते। जहाँ तक रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञान और समझदारी को इस्तेमाल करने का सवाल है, तो इन पुरानी संस्कृतियों के पास भी जो है ज्ञान का ऐसा बहुत बड़ा खजाना है जो आज के पढ़े लिखों और वैज्ञानिक समाज के पास जो है नहीं है। जैसे कि जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं उनको जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, जिससे वो क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी बड़े बड़े डॉक्टरों के पास अभी हमें देखने को नहीं मिलती है, जो कि इन जनजातीय लोगों के पास है, जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की जानकारी। लेकिन विकसित और अविकसित समाजों में सांस्कृतिक स्वरूप के अंतर का क्या कारण है? जिस तरह भाषा के क्षेत्र में लेखन की व्यवस्था के कारण ज्ञान राशि जुड़ती गई, उसी तरह सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित समाज में ज्ञान का भंडार जो है जुड़ता गया। तो अब ये सवाल आ जाता है, अगर ऐसा है तो फिर इन विकसित और अविकसित समाजों में रहन सहन में इतना अंतर कैसे है? तो इसका कारण ये है कि जिस तरह भाषा के मामले में जब से इंसानों ने लिखना शुरू किया तो पुराना जो ज्ञान है वो किताबों में जुड़ता गया, ठीक वैसे ही सांस्कृतिक रूप में विकसित समाजों में भी क्या हुआ, हर पीढ़ी का ज्ञान एक जगह इकट्ठा होता गया और उसका खजाना जो है आज बड़ा हो गया। जैसे अगर दादी माँ क्या करती है, अपनी बनाई कोई खास रेसिपी एक डायरी में लिख देती है, तो उनकी बेटी वो रेसिपी सीख जाती है, फिर बेटी से जो है उनकी पोती भी सीख जाती है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ज्ञान लिख कर रखने से वो आगे की पीढ़ियों तक बढ़ता चला जाता है। यह ज्ञान राशि विकसित भाषाओं का प्रमुख अभिलक्षण है। धर्म दर्शन के ग्रंथ, हजारों वर्षों से संचित सांस्कृतिक साहित्यिक कृतियां, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विविध अध्ययन क्षेत्रों में उपलब्ध वाङ्मय हर विकसित समाज में जो है सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये इकट्ठा हुआ जो ज्ञान का भंडार है, ये विकसित भाषाओं की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। हमारे पास जो धर्म और सोच विचार की जो रचनाएं हैं वो हजारों सालों से लिखी जा रही कहानियों और कविताओं की रचनाएं हैं। वो डॉक्टर की पढ़ाई और पैसे के हिसाब किताब से जुड़ी जितनी भी लिखी हुई बातें मौजूद है, वो हर विकसित समाज की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक कमाई या फिर धरोहर कही जाती है। इस ज्ञान राशि की उपलब्धि में उस संस्कृति के लिखित संप्रेषण का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विकसित भाषाओं में कोड विस्तार और ज्ञान विस्तार साथ साथ चलते हैं, जबकि कम विकसित समाजों में कोड और वाङ्मय का जो है प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इस दृष्टि से संप्रेषण, विशेषकर लिखित संप्रेषण जो है वो समाज और संस्कृति के विकास के प्रमुख कारक तत्व हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि ज्ञान के इस बड़े खजाने को पाने में उस समाज का जो लिखित संप्रेषण होता है, यानी कि अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुँचाने का तरीका, इसका सबसे बड़ा हाथ रहा है। अगर लिखना ना होता तो ये ज्ञान हम तक जो है कभी नहीं पहुँच पाता। और इसके बाद दूसरी पीढ़ी की बात ये है कि विकसित भाषाओं में कोड विस्तार और ज्ञान विस्तार जो है वो साथ साथ चलते हैं, जबकि कम विकसित समाजों में क्या होता है, कोड और वाङ्मय का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। यानी कि जो भाषाएं विकसित होती हैं उसमें भाषा का जो दायरा होता है और ज्ञान का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें जो है साथ साथ चलती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो समाज कम विकसित रह जाते हैं, वहाँ भाषा के नियम और लिखी हुई किताबों का जो दायरा है वो बहुत छोटा और सीमित हो जाता है। तो इस पूरी बात से जो है हमें ये समझ में आया कि बातचीत करने का तरीका
और ख़ास तौर पर लिखकर अपनी बात को आगे बढ़ाना, ये जो है किसी भी समाज और उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। इसे उदाहरण से समझो। सीधी सी बात यह है कि जो समाज क्या करता है, अपने ज्ञान को लिखता जाएगा और किताबों में संभालता जाएगा, वो आगे और ज़्यादा ज्ञान उनका बढ़ता जाएगा। और जो समाज सिर्फ बोलकर काम चलाता है, उसका ज्ञान केवल उसी इलाके तक जो है वो सीमित रह जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे संप्रेषण के बढ़ते हुए चरण के बारे में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।